क्या हुआ? सेट का क्या, जीके का? वो तो करवा अभी बता ही दिए सारा क्वेश्चन डाउट वाला। और ज्यादा दिक्कत होगा तो करवा दिया करें, लेकिन क्या क्या करवाइएगा आप सब बताइए। वही ना, चलिए बताइएगा। राज्यपाल देखते हैं, राज्य की कार्यपालिका। आपको बताना है राज्यपाल का पद जो है संविधान के किस भाग में वर्णित है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। कितना भाग 6 हो जाएगा, थोड़ा आगे हो जाइए ना, थोड़ा आगे होइए। यानी राज्य जो है सीधा सीधा हम पढ़ते हैं, भाग 5 में संघ के बारे में जानकारी मिलता है और भाग 6 में क्या है, राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो वही जो आपसे राज्य के बारे में यानी राज्यपाल का पद पूछेंगे तो किस भाग में हो जाएगा, भाग 6 के अंतर्गत हो जाएगा। सही है। और राज्यपाल का जो है पद किस अनुच्छेद के तहत नियुक्ति होता है राज्यपाल को, अनुच्छेद 153 के तहत होता है। यानी मूल संविधान में जो है आर्टिकल 153 में उल्लेखित किया गया है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। यानी राज्यपाल का पद किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, 153 के अकॉर्डिंग। और आपको बताना राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, यह किस अनुच्छेद में है वर्णित। राज्यपाल विधानमंडल का एक अभिन्न अंग होता है, यह आर्टिकल 164 में वर्णित है। आपको यह बताना है कि जो राज्य के जो है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में जो है राष्ट्रपति को परामर्श देने का काम कौन करता है। यानी राज्य के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति जो करते हैं, उस जो है राष्ट्रपति को नियुक्ति करने परामर्श देने का काम कौन करता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। जो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग करते हैं, अनुच्छेद 217 के अकॉर्डिंग करते हैं। आपको आगे बताना है किस वर्ष जो है यानी क्यावां संविधान संशोधन के तहत जो है एक राज्यपाल को एक यानी या फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों का कार्यभार सौंपा गया था। यानी कोई राज्यपाल है, जैसे देखते हैं आप कि एक ही राज्यपाल 2 राज्यों के राज्यपाल होते हैं, यह कार्य संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत, ठीक है। और आप सभी को बताया था 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत लोकसभा में जो अधिकतम सदस्य की संख्या 500 था, 500 से बढ़ाकर कितना किया गया था, 525 किया गया था। सही है। आगे आपको बताना है राज्यपाल जो है राज्य विधान परिषद की जो है कुल सदस्य संख्या का कितना सदस्य को जो है नियुक्ति करता है विधान परिषद में, 1/6 सदस्य को जो है नियुक्ति करने का काम जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो देखिए विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति जो है कौन होता है, राज्यपाल ही होता है। ठीक है, सही है। और अन्य जो है उप कुलपतियों का नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। सही है। आगे आपको बताना है राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है किस आर्टिकल के तहत, राज्यपाल पूछे हैं 213 के तहत जारी करता है, 213 के तहत। जो कितने समय तक जो है ये अध्यादेश जो है जारी रहता है, कहने का मतलब 6 सप्ताह होता है। यानी 6 सप्ताह के भीतर जो है संसद की स्वीकृति यानी राज्य विधानसभा की स्वीकृति जो है अनिवार्य होती है, या राज्य विधानमंडल की स्वीकृति अनिवार्य होती है। आगे आपको बताना है राज्यपाल किसी के दंड को क्षमा कर सकता है या किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, राज्यपाल, हाँ, राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है, नहीं 161 के तहत होता है। बताइए ना, हम मन में आता है कि ये सब क्वेश्चन बेकार पूछ रहे हैं, सही कह रहे हैं। हाँ, कितना बार हो चुका है। ठीक है, हमको लगता है 1 सप्ताह कंटिन्यू पॉलिटी का यूज करवाया है ना, लगता है कि सब कुछ बता दिए हैं। जितना एग्जाम में पूछा जाता है ना, उतना सारा बात को हम बता चुके हैं लगभग। ठीक है, और फिर भी हम पूछ अभी सोचे सब लोग जवाब दीजिएगा, कहीं से नहीं जवाब आ रहा था। बताइए तो सीधा से जान लीजिए, आप लोग को बताए थे कि राष्ट्रपति को जो है अध्यादेश जारी करने का शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत होता है और राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति 213 के तहत होता है। इसी तरह से बताए थे आपको राष्ट्रपति को जो है
दंड यानी कहने क्षमादान की शक्ति जो होती है किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 72 के तहत होता है। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति, और राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति होता है 161 के तहत होता है। ठीक है, आगे आपको बताना है किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल 169। आर्टिकल 169, बिल्कुल सही। आगे आपको बताना है वर्तमान में जो है विधान परिषद कुल कितने राज्यों में? 6 राज्य में है। कौन कौन राज्य है एक बार बताना है। तो सबसे पहले देख लीजिएगा उत्तर प्रदेश, अपने बिहार से लेके चलिए, बिहार, उत्तर प्रदेश, इसी के साथ महाराष्ट्र, कर्नाटक, दोनों को साथ साथ दो करके ले रहे हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, 2 3 6 हो गया। तो ये कैसे याद रखना है? बिहार, उत्तर प्रदेश 2 हो गया, इसी तरह से महाराष्ट्र, कर्नाटक दोनों छोटा है, इसी तरह से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये कुल ट्रिक भी है, आम दिखता जाए यूपी नहीं तो ऐसे आप बहुत सारा हम क्या होता है, हाँ हम बता रहे हैं बहुत सारा ट्रिक है। ठीक है, और ट्रिक से बेहतर हम समझते हैं इसको अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग याद कर ले तो बहुत बेहतर है। हाँ हम ट्रिक देखिए, आप सीधा बिहार तो जान रहे हैं ना, बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश 2 हो गया, इसके साथ महाराष्ट्र और कर्नाटक, ठीक है, और इसके साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है, 2 या 6 राज्य में ही मात्र विधान परिषद वाला राज्य है, जिसमें अब पूछा जाता है कि कहाँ पे किस राज्य में जो है कितने विधान परिषद की संख्या है। तो बिहार में बताइएगा विधान परिषद की संख्या कितना है? तो बिहार में विधान परिषद 75, उत्तर प्रदेश की यदि बात करें 99, कहीं 99 देता है और ऐसे 100 देता है, तो उत्तर प्रदेश में जान लीजिए 100। इसी तरह से महाराष्ट्र में बात करें तो 78 और कर्नाटक में बात करें तो 75। ठीक है, ध्यान समझिएगा, महाराष्ट्र 78, कर्नाटक 75, बिहार तो अपना है, यहाँ पता होना चाहिए 75 को जो है विधान परिषद का संख्या है। और बिहार में विधानसभा की संख्या कितना है? 243 है। ठीक है, आप बताइएगा बिहार में राज्यसभा सीट की संख्या कितना है? पहले थोड़ा अच्छा से बैठिए, ठीक है, माइंड पहले सही से रहेगा तो ना। ठीक है, 16 है। लोकसभा की संख्या 40 है। थोड़ा सा एक्टिव करके होके रहिए, समझे, ज्यादा आराम नहीं दीजिए शरीर को। इसके साथ साथ बता तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में विधान परिषद की संख्या कितना है? तो आंध्र प्रदेश में पहले 50 देता था, ठीक है, और तेलंगाना में 40 था। तो अभी भी तेलंगाना में 40, लेकिन आंध्र प्रदेश में जो है नया अपडेट करके 58 कर दिया है जी, 58 कर दिया है। लुसेंट में भी दिया हुआ है और गूगल पे भी देता है 58। ठीक है, और हमको लगता है 2014-15 में ही पढ़े थे, सही ढंग से पढ़े थे, तो उस समय 50 ही देता था, यानी जो आंध्र प्रदेश 50, तेलंगाना 40। एक बार फिर से सुनिएगा, विधान परिषद सीट की संख्या जो है बिहार में 75, कर्नाटक में 75, दोनों 75 है। महाराष्ट्र में 3 बढ़ जाता है, 78 हो जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की बात करें 100, और ठीक है, इसके बाद जो है आंध्र प्रदेश की बात करते हैं 58 और तेलंगाना 40। ठीक है, और ये जान लीजिए विधान परिषद में जो है कुल सदस्य की संख्या जो है कितना अधिकतम कितना हो सकता है? तो अधिकतम जो है उस राज्य के 1/3, ठीक है, अधिकतम हो सकता है विधानसभा, हाँ बस वही है। तो उस राज्य के विधानसभा के 1/3 सदस्य अधिक नहीं हो सकता है, और न्यूनतम 40 से कम, हाँ यानी न्यूनतम 40 से कम नहीं हो सकता है। और आप देख रहे हैं विधान परिषद में न्यूनतम 40 किस राज्य में है? तेलंगाना में है। आगे आपको बताना है विधान परिषद सदस्य बनने के लिए उस व्यक्ति का न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए, सही है। और विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ठीक है, 6 वर्ष के लिए होता है, 6 वर्ष के लिए होता है। लेकिन दूसरे वर्ष में जो है प्रत्येक 2 वर्ष पे कितना सदस्य अवकाश गृहीत होते हैं? यानी तो प्रत्येक 2 वर्ष पे जो है 1/3 ना, प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3। हाँ, हम उस दिन ही बताए थे, लोकसभा इक्वल टू विधानसभा, राज्यसभा इक्वल टू विधान परिषद। ठीक है, तो आपका हो गया क्या? विधान परिषद जो है ये प्रत्येक 2 साल पे जो है 1/3 सदस्य जो है अवकाश जो है गृहीत होते हैं, यानी अवकाश ग्रहण करते हैं। ठीक, आगे आपको बताना है विधान परिषद के जो है कुल सदस्यों के कितने सदस्य को जो है राज्य के स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के द्वारा निर्वाचित किया जाता है? ये फिर वही 1/3। हाँ सही है। देखिए इसमें जो है राज्य विधान परिषद का जो स्ट्रक्चर होता है उसको पहले समझते हैं। तो 1/3 जो होता है
वो राज्य के स्थानीय निकायों के द्वारा जो है, यानी स्थानीय निकायों तो स्वशासी संस्था जितने हैं उसके द्वारा 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। फिर इसके बाद 1/3 सदस्य जो है किसके द्वारा, तो 1/3 अभी जस्ट पर है राज्य की विधानसभा से, ठीक है, 1/3 हो जाता है। इसके बाद जो है 1/12 जो कि जो पहले से जो 3 साल पहले से ग्रेजुएट करके बैठे हुए हैं, ठीक है, उनके द्वारा 1/12, और 3 साल पहले से जो टीचर है, कहने का मतलब विद्यार्थी और टीचर दोनों से 1/12 किया जाता है, ठीक है। 3 साल से जो टीचर रह चुके हैं उनसे, और जो 3 साल से विद्यार्थी उनसे, तो इनके द्वारा जो है कितना 1/12। अभी तक आप देखे होंगे 1/3 देखे ना, 1/3 पहला क्या हो गया, स्थानीय स्वशासी संस्थाओं से। दूसरी चीज हो गया 1/3 जो हो गया जो राज्य के विधानसभा से, और 1/12 समझ गए विद्यार्थी और मास्टर। सीधा सीधा ऐसे ध्यान रख, याद करने के लिए बता रहे हैं 1/12। तो इस सभी को जोड़ते हैं कितना होता है, 1/6 होता है। सभी को जोड़िएगा, 1/12 को जोड़िएगा कितना 1/6। देखिए हाँ 2/12 तो 1/6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो है 1/6 शेष जो बचता है वो किसके द्वारा, 1/6 इधर 1/3 है, इसको जोड़ते हैं कितना होता है 2/3। अच्छा, इसके साथ अभी 1/6 हो चुका है कौन, मास्टर और विद्यार्थी के द्वारा। अब इसके साथ बचता क्या है कि 1/6 सदस्य जो है राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। टोटल सभी को जोड़िएगा तो 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो विधान परिषद में टोटल कहने का होता है टोटल 1 के बराबर होते हैं, यानी कंप्लीटली आपसे पूछा जाता है कि विधानसभा का जितना भी सदस्य सीट होता है उसमें से, ये पूछा हुआ पिछले बार के एसआई मेंस में पूछा था, सभी से ज्यादा 4 ऑप्शन देके किससे कितना चुना जाता है, ठीक है। इसको बढ़िया से याद रखिएगा। 1/3 किससे हो गया, स्थानीय स्वशासी संस्थाओं से, 1/3 विधानसभा से, 1/12 विद्यार्थी और 1/12 टीचर, करेक्ट, विद्यार्थी टीचर, और बचा 1/6 जो किससे हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं। आगे आपको बताना है विधान परिषद की किसी भी बैठक के लिए जो है कम से कम कितना जो है सदस्य को उपस्थित होना अनिवार्य होता है। तो संख्या में कम से कम 10 या नहीं तो 1/10, यानी जितना उस राज्य की संख्या है उसका 1/10 जो है उपस्थित होना चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो 1/10 सॉरी कम से कम 10 सदस्य होना चाहिए उपस्थित। आगे बताना है आपको अच्छा, विधान परिषद के जो है सभापति और उपसभापति को जो है किसके द्वारा वेतन एवं भत्ते जो है निर्धारित किए जाते हैं। तो विधान मंडल के द्वारा जो है, यानी विधान मंडल जो भी तय करेगा उतना जो है उसके सदस्य को, यानी कहने का मतलब क्या है कि सभापति और उपसभापति को जो है उतना वेतन मिलेगा, वेतन भत्ता। आगे आपको बताना है सभापति उपसभापति को संबोधित कर जो है उपसभापति सभापति को संबोधित कर त्याग पत्र दे सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि सभापति उपसभापति को संबोधित करेगा त्याग पत्र, और उपसभापति सभापति को संबोधित कर सकते जो है त्याग पत्र दे सकता है, ठीक है। या नहीं तो परिषद के सदस्यों को बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा जो है उसे अपदस्थ भी किया जा सकता है। कहने का था विधान परिषद के सदस्य जो है, यानी सचिव अध्यक्ष जो है या फिर उपाध्यक्ष है, इनको जो है पद से अपदस्थ भी किए जा सकते हैं। कब, तो सदन के द्वारा जो है एक विशेष प्रस्ताव जो है प्रस्ताव पारित करके, और इस प्रस्ताव को लाने के लिए जो है कम से कम कितना दिन पूर्व जो है सूचना देना होता है, तो वही जो राष्ट्रपति को महाभियोग के लिए देना पड़ता है, 14 दिन पूर्व जो है सूचना देना जरूरी होता है। आगे आपको बताना विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, सोच के बोलिएगा थोड़ा सा। विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, हंस गए ना, ठीक है। विधानसभा के 5 विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विधानसभा के सदस्य का कार्यकाल नहीं होता है। अगर आपसे पूछ दे कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो मुख्यमंत्री का कोई कार्यकाल नहीं होता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूछ दे तो प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल नहीं। आसानी से आपको फंसाया जा सकता है, क्योंकि आम भाषा में हम देख रहे हैं या जान रहे हैं कि मुख्यमंत्री कितने साल के लिए, 5 साल के लिए चुने जाते हैं। क्या ऐसा अभी तक देखिए नीतीश जी कितना बार कितना, हाँ 7-8 बार हो गया है, आप समझ सकते हैं। तो इससे ये तो समझ सकते हैं कि 5 साल के लिए मुख्यमंत्री नहीं चुना जाता है, यानी कुल मिला के मुख्यमंत्री का कार्यकाल का समय नहीं होता है। जब तक विधानसभा रहेगा तब तक मुख्यमंत्री रहेगा। अभी हाल ही में देखने को यही ना मिला कि अगर नीतीश जी इधर नहीं आते तो मुख्यमंत्री नहीं होते। तो कहने का यानी विधानसभा भंग हो गई थी, ठीक है। इस कारण से इसलिए समझ सकते हैं कि विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन विधानसभा के सदस्य का कार्यकाल
नहीं होता है, ठीक है। इसी तरह से विधान परिषद का कार्यकाल जो है, सॉरी, राज्यसभा का कार्यकाल यदि बात करें तो नहीं होता। नहीं, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो है 6 साल होता है, उल्टा होता है। राज्यसभा का कार्यकाल जो है नहीं होता है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 साल होता है, क्योंकि राज्यसभा एक ऐसा संस्था है जो कभी विघटित नहीं होता है, यानी राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। आप जानते हैं लोकसभा भंग होता है ना, लोकसभा भंग होता है जब तक लोकसभा का दल यानी बहुमत दल का नेता होते हैं लोकसभा में प्रधानमंत्री, तो जब तक लोकसभा में बहुमत रहेगा तब तक लोकसभा रहेगा, नहीं तो भंग होगा। आगे बताना है आपको। बताइए विधानसभा के सत्रावसान के आदेश जो है किसके द्वारा दिए जाते हैं? मुख्यमंत्री के सलाह राज्यपाल राज्यपाल। सीधा सीधा समझिएगा, जो है विधानसभा के जो है विघटन का जो है घोषणा ये किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। जिस तरह से आपको बताया लोकसभा को विघटित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा? राज्यपाल के पास होता है। आपको बताना है विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम सदस्य यानी न्यूनतम आयु कितना होता है? न्यूनतम विधानसभा में 25 वर्ष होता है। आगे आपको बताना है प्रत्येक ये जो राज्य की विधानसभा में जो है कम से कम कितना सदस्य हो सकते हैं? विधानसभा में कम से कम कितना? तो कम से कम 40 बोल लीजिए, विधान सॉरी 60 होता है, 40 बोला गया। हाँ, कम से कम जो है 60 हो सकते हैं और अधिक से अधिक कितना हो सकते हैं? 500। अधिक से अधिक 500 विधानसभा में और कम से कम 60। और जिसमें से कुछ राज्य हैं अपवाद में जिसमें 60 से कम है, तो वो राज्य कौन कौन सा है ये बताना है, ठीक है। गोवा, मिजोरम और सिक्किम, ये तीनों राज्य हैं, गोवा, मिजोरम और सिक्किम, जिसमें जो है न्यूनतम से विधानसभा की संख्या जो है कम है। न्यूनतम 60 है, बट गोवा, मिजोरम और सिक्किम में 60 से कम है। तो कितना कितना है इस बात को भी जान लेना। सिक्किम में 32 गो है और गोवा और मिजोरम में 40 होगा, ठीक है। गोवा मिजोरम में 40, सिक्किम में 32 हो जाएगा। और जो है ये कम जो मतलब विधानसभा में कम से कम कितना सीट होना चाहिए? 60। इसे जो है विशेष दर्जा प्राप्त है, विशेष दर्जा प्राप्त है जो किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? यानी गोवा, मिजोरम में और ये जो सिक्किम में जो है विधानसभा में सीटों की संख्या कम है, तो ये विशेष राज्य के कारण प्राप्त है। और विशेष राज्य का दर्जा जो किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 371 के तहत। अनुच्छेद 371 होगा। 371 के क ख ग घ करके दिया हुआ है ना, उसमें सभी राज्य के बारे में दिया हुआ है कि 371 के क में किस राज्य को जो है विशेष दर्जा प्राप्त है, 71 के ख में किसका है, ग में किसका, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, अगर इसके लिए भी एक ट्रिक हम बनाए हुए थे, ठीक है। नाम आपका सिमी, आलू, गोभी, कटहल, ठीक है। अब ठीक है, इससे क्या है कि 371 के क में क्या है, ख में क्या है, ठीक है, ग में क्या है, ये एकदम पूरा जाता है। आप जाइए, हम ट्रिक बता दे रहे हैं, आप बुक में देख के जो है ना सारा लिख लीजिएगा, ठीक है। नाम आपका सिमी, आलू, गोभी, कटहल, ठीक है। इसे क्या होता है, यानी सिमी से मतलब क्या होगा? सीम, ठीक है, यानी सब्जी वाला, आलू, गोभी, कटहल, ठीक है। नाम आपका, आप लिखिएगा तो आप में जैसे हाँ आपका, ठीक है, डबल AP लिख सकते हैं आप इसको, आंध्र प्रदेश होता है, ठीक है। आपका सिमी, आलू, गोभी, कटहल। इसमें मैचिंग टेस्ट में देता है कि 371 के क में क्या कौन सा राज्य का विशेष दर्जा प्राप्त था, ख में किसका था, ग में किसका था, घ में किसका था, इस तरह से करके आप लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, सदन के बैठकों के लिए जो है सदन के कुल सदस्यों के जो है कितना भाग उपस्थित होना चाहिए गणपूर्ति के लिए? 1/10 ना। किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, 1/10 होने ही चाहिए, ठीक है। आगे आपको बताना है विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर जो है अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं किस अनुच्छेद के तहत? संविधान संशोधन था। हम अनुच्छेद एक दिन बताए थे, 330, 31, 32, 33 बताए थे ना उस दिन। हाँ, तो 332 में जो होता है विधानसभा में जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 332 में है, और आंग्ल इंडियन के लिए हो जाएगा 333 ना, 333, ठीक है। विधानसभा में आंग्ल भारतीय कितना हो जाएगा? 333। 332 में हो जाएगा अनुसूचित जाति जनजाति। इसी तरह से 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति, और 331 में क्या हो जाता है? आंग्ल जो है जी। आगे आपको बताना है
महान्यायवादी का वेतन बताइए एक बार, वेतन सबका क्लियर करवाते हैं, समझे। तो महान्यायवादी का वेतन जो होता है 2,50,000 होता है, 2,50,000। आसानी से याद कर सकते हैं, एक क्रम में याद रखिएगा। राष्ट्रपति को सभी लोग को पता होगा 5 लाख, इसी तरह से उपराष्ट्रपति को पता होगा 4 लाख होता है, इसी तरह से आपको पता है जो लोकसभा के अध्यक्ष है, ध्यान रखिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन कितना होता है, देखिए 4 लाख होता है। हम बताते हैं आपको होता कैसे है ये। आप उपराष्ट्रपति का जो वेतन मिलता है ना, वो उपराष्ट्रपति के पद के लिए न मिलकर राज्यसभा के सभापति के लिए मिलता है, ध्यान समझिएगा। राज्यसभा के सभापति के लिए उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है। उसी तरह से क्या होती है, लोकसभा के अध्यक्ष भी तो लोकसभा के सभापति होते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष का भी वेतन कितना होगा, 4 लाख। जितना उपराष्ट्रपति का उतना लोकसभा के अध्यक्ष का, ठीक है, क्योंकि उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई वेतन नहीं मिलता है। आगे फिर आते हैं हम राज्यपाल, तो राज्यपाल का वेतन कितना होता है, 3.5 लाख। इसके नीचे थोड़ा सा आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 2,80,000, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 और अन्य न्यायाधीशों को 2.5 लाख। इसी तरह से आप राज्य में आते हैं तो राज्य के जो है हाई कोर्ट की यदि मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो कितना, 2,50,000 और अन्य न्यायाधीश की बात करें तो 2,25,000 होता है। इसी तरह से यदि देश में जो है यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक उसका कितना होता है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन जो है 2.5 लाख होता है। कितना होता है, 2.5 लाख होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। और इसके साथ साथ मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उसका भी वेतन 2.5 लाख है। और इसके साथ साथ महान्यायवादी का, तो महान्यायवादी का वेतन भी कितना है, 2.5 लाख ही है, ठीक है। कुल मिला के यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ पूछा जाता है प्रधानमंत्री का वेतन कितना है, 1 लाख। 4 लाख ना होगा, लोकसभा के सदस्य का जो 4 लाख है तो उनका भी 4 लाख। नहीं, प्रधानमंत्री का वेतन 1,60,000 पर मंथ है, ठीक है। आप देख लीजिएगा, चेक कर। जैसे लोकसभा के सदस्य का अगर 4 लाख है तो हम बताते हैं प्रधानमंत्री का वेतन 1 लाख क्या हुआ, ठीक है। जिस तरह से सीधा समझिएगा, ऐसा नहीं है कि लोकसभा के सदस्य का जितना मिलेगा उतना प्रधानमंत्री को मिलेगा ही, ठीक है। हम ये बोलना चाह रहे थे, बोलिए। जैसे कि प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होते हैं, हाँ, नेता होते हैं। लोकसभा के सदस्य का जो वेतन उनको 1 लाख मिलता है। प्रधानमंत्री जो है लोकसभा बहुमत दल का नेता है, इनको भी उस हिसाब से 1 लाख मिलता है। देखिए मिलना चाहिए, बट होता क्या है, प्रधानमंत्री का वेतन जो है एक तो फिक्स नहीं है, ठीक है, और जल्दी किसी बुक में आपको देखने को नहीं मिलता है। आप गूगल करिएगा, विकिपीडिया पे दिया हुआ है प्रधानमंत्री का वेतन 1,60,000, ठीक है। इसके साथ क्या होता है, प्रधानमंत्री जितना भी देश का भ्रमण करते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इनका सैलरी बनता है। अच्छा, वही मतलब एक्स्ट्रा ये, हाँ, वो एक्स्ट्रा बनता है, ठीक है। 1,60,000 ऐसे वेतन होता है जी। जितना यात्रा करेंगे उतना पैसा मिलेगा, ठीक है। क्या हुआ, हाँ, तो वही चीज है ही, उनको वही मिलता ही है, ठीक है। राष्ट्रपति जी को क्या है, एक ही बार फिक्स सब कुछ थोप दिया गया है, सीधा सीधा कि 5 लाख रुपया मिलेगा ही, यहाँ से सैलरी हो गया। इसके साथ साथ 1.5 लाख मंथ जो है पेंशन भी मिलता है, पेंशन भी मिलता है, यानी 18 लाख पर ईयरली मिलता है। इसके साथ साथ 60,000 रुपया स्टाफ खर्चा भी मिलता है, और बाकी सब कुछ फ्री रहता है। क्या हुआ, जब हट जाते हैं तो पेंशन तब मिलता है। हाँ, पेंशन, वार्षिक पेंशन तो वही अभी काम करे तभी पेंशन कैसे मिलेगा, ठीक है। और आगे वो 18 लाख पेंशन कम नहीं होता है ना, 2.5 लाख सब कुछ फ्री है, उसके बावजूद भी उसमें टैक्स लगता है, पेंशन फ्री है, टैक्स फ्री है सारा। राष्ट्रपति का वेतन भत्ता टैक्स फ्री होता है सीधा। वेतन भत्ता का मतलब क्या हो गया, इसलिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सब त्याग देते, क्यों क्या उन्हें रखे नहीं रखे तो नाम भी तो उन्हीं का है, तो फिर सबका थोड़ी ना होता है। एक बार बोल दिए थे, टैक्स लग जाता है टीचर से। अरे तो बोल, अच्छा नहीं बोला गया होगा, समझे। नहीं, उनका अच्छा सुन। अच्छा देखिए, तो सबसे बड़ी बात होती क्या, देखिए ऐसे बताते हैं, होता क्या है कि जितने भी पॉलिटिक्स में जितने भी नेतागण हैं, एक ऊपर पार्टी है और चुनाव करवाने में खर्च होती है, सभी पे फिक्स रहता है कि आपको इतना पैसा कलेक्शन करके देना होता है, ठीक है। नहीं देगा तो फिर पार्टी कैसे बनेगा, पैसा कहाँ से, पैसा कहाँ से आएगा, सोचिए ना। अब सरकार जो पैसा जनता से टैक्स लेती है वो तो सरकार के पास गया सीधा सीधा, उसका तो बजट में अनाउंस होता है ना। बाकी एक्स्ट्रा के लिए जो भी चीज है वो तो एक्स्ट्रा आएगा। अब कहिएगा ऐसे नहीं बोलना चाहिए। देश में जो है बीजेपी के बहुत सारे कार्यालय, अभी ऑफिस का ऑर्गेनाइज हुआ है ना, ठीक है। कहाँ से पैसा आया,
यही सब पैसे तो- फिक्स कर दिया है। तो पैसा कहाँ से आएगा? गुप्त रूप से सब हाँ रखा बिल्कुल बिल्कुल, वही उनको बोला गया, समझिए सीधा सीधा। चलिए खैर कोई बात नहीं है, आगे आप बताइएगा कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम कौन करते हैं? थोड़ा सा पॉलिटिक्स, ठीक है ठीक है। राष्ट्रपति को जो है मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो है शपथ दिलाया जाता है। और राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति त्याग पत्र सौंपते हैं। सही है, आगे बताना। उपराष्ट्रपति को जो है शपथ दिलाने का काम कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। सही है, और ये उपराष्ट्रपति त्याग पत्र भी किसको देंगे? राष्ट्रपति को ही देंगे। इसके साथ साथ राज्यपाल को बताइएगा शपथ दिलाने का काम कौन करता है? तो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो शपथ दिलाया जाता है। और त्याग पत्र किसको देंगे? राज्यपाल। तो राष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे। इसके साथ एक बात और समझिएगा, मुख्य न्यायाधीश को त्याग पत्र सॉरी शपथ दिलाने का काम कौन करते हैं? मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और त्याग पत्र भी किसको देंगे? राष्ट्रपति को ही देंगे। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री जो है त्याग पत्र किनको देंगे? राष्ट्रपति को ही देंगे। आगे आपको बताना है लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? यही पर लोग फंसता है। सदस्य का शपथ नहीं होता, वो अध्यक्ष के रूप में ही शपथ उल्टा बोल दिए ना आप उल्टा बोल। तो हम क्या बोले? लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलवाता है? ठीक है, तो लोकसभा के अध्यक्ष का शपथ नहीं होता है। लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो एक सदस्य के रूप में ही शपथ लेते हैं। और लोकसभा के यानी सुन लीजिए, लोकसभा के सदस्य जो है, सदस्य को शपथ दिलाने का काम कौन करता है? अब ये बताना है। लोकसभा अध्यक्ष नहीं राष्ट्रपति का। सुन लीजिए पहले मेरी बात को। तो लोकसभा के सदस्य के जो है शपथ दिलाने का काम एक लोकसभा के सदस्य के रूप में प्रोटेम स्पीकर होता है। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और वो प्रोटेम स्पीकर आप जानते हैं, जब जिस समय नया बनता यानी कहने का लोकसभा का चुनाव होता है तो नए चुनाव के समय जो है जितने भी एक प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। और वो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा नव निर्वाचित सदस्यों को जो है शपथ दिलाने का काम होता है। और उनका वही काम होता है। और उनके शपथ दिलाने का काम होता है। इसके बाद उसी में से एक को अध्यक्ष एक को उपाध्यक्ष चुना जाता है। उसके बाद प्रोटेम स्पीकर का पद जो है अपने स्वतः समाप्त हो जाता है। अभी बिहार में जीतन राम मांझी को बनाया गया है। लोकसभा में वीरेंद्र। नहीं अब बताइए, लोकसभा में जो है वीरेंद्र कुमार जी को जो है वीरेंद्र कुमार जी जो है लोकसभा के 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार थे। ठीक है, और यहाँ बिहार में जीतन राम मांझी को बनाया था प्रोटेम स्पीकर कुछ दिन के लिए। सही है, पिछला बार हम बता रहे हैं ना, जीतन राम मांझी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। उनको बोला गया था कि मुख्यमंत्री से छोटा कोई पद हम नहीं लेंगे। हाँ, प्रोटेम स्पीकर बना के सदस्य दिलाया गया। आज कोई बात नहीं, इस चीज को समझ गए होंगे सभी लोग बढ़िया से, किनको कौन शपथ दिलाते हैं, किनको कौन त्याग पत्र देते हैं। ठीक है, जिसमें एक कंफ्यूजन यहीं पर आता है लोकसभा के अध्यक्ष वाला में, किन्हीं को लगता है राष्ट्रपति होगा, ठीक है, या नहीं तो लगता है कि सदस्य के रूप में ही, जो आप समझ सकते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा जो है इनको शपथ दिलाया जाता है। देखिए ना, पॉलिटी यार जो है ना, हिस्ट्री पॉलिटी को थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़िएगा ना, बहुत आनंद आता है। लेकिन यहाँ लोग भागते हैं। ठीक है, और कंफ्यूजन। अच्छा बताइए, तो कंफ्यूजन बार बार उस चीज को पढ़ेंगे ना, थोड़ा इंटरेस्ट था। वो आर्टिकल 3 लगाया हुआ था, कोई आदमी नहीं बोले थे। अच्छा, तो हम उसको करेक्शन किए हुए थे। तो आर्टिकल 2 होगा उसमें, गलत लग गया। नहीं तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, पढ़ेंगे तभी ना पता चलेगा। अब पढ़ेंगे तभी ना पता चलेगा क्या गलत है क्या सही है। ठीक है, चलिए बताइएगा, प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज में आपको बताना है कि ग्रीन बुक जो है किस किस देश का सरकारी रिपोर्ट है। तो ग्रीन बुक की यदि हम बात करते हैं, देखिए सब गलती बोल दिए। ग्रीन बुक जो है ना, हाँ, ग्रीन बुक की यदि हम बात करते हैं इटली और ईरान, इटली और ईरान के सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन जो होता है वो ग्रीन बुक में होता है। ब्लू बुक बताइएगा, ब्लू बुक सोच के बताइएगा। ठीक है, ब्लू बुक जो है ब्रिटिश सरकारों का जो है सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन करता है, ब्लू बुक करता है। इसके साथ ग्रे बुक बताइएगा, बेल्जियम और जापान। ठीक है, ग्रे बुक बेल्जियम जापान। अब क्या होता है, इतना बार ना सुनने को मिला है ना, ग्रे बोलाता है अपने आप बेल्जियम जापान आ जाता है, अपने आप आता है। तो इतना करना पड़ेगा, समझे। आगे बताना है आपको, ब्लू बुक तो हो ही गया, ग्रे हो गया। इसका येलो बुक बताइएगा। येलो बुक जो है फ्रांस का सरकार का जो है सरकारी रिपोर्ट को प्रकाशन करता है, येलो बुक। इसके साथ ऑरेंज
बुक बताइएगा। ऑरेंज बुक जो है ये नीदरलैंड की जो है सरकारी रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। और एक होता है व्हाइट बुक, व्हाइट पेपर। तो व्हाइट बुक पहले बताना है, ठीक है। व्हाइट बुक में 3 आता है, पुर्तगाल, जर्मनी और चीन होगा। पुर्तगाल, चीन और जर्मनी। पुर्तगाल, चीन, जर्मनी जो है ये व्हाइट बुक हो जाएगा। और व्हाइट पेपर की बात करेंगे तो भारत और ब्रिटिश दोनों का जो है संयुक्त सरकारी रिपोर्ट दस्तावेज जो होते हैं वो व्हाइट पेपर होता है, व्हाइट पेपर होता है, सही है। आगे आपको बताना है डेमोक्रेटिक पार्टी जो है ये किस देश की पार्टी है? बहुत तो अमेरिका को लेके चलिए, डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है, जो बाइडेन वही उसी से थे। ठीक है। देखिए हम बताते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी जो है ये अमेरिका का है और ब्रिटिश का जो होता है वो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है। दोनों में अंतर है, डेमोक्रेटिक पार्टी और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो डेमोक्रेटिक पार्टी हो जाएगा आपका अमेरिका का और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी हो जाएगा ब्रिटेन का। इसके साथ साथ होता है फ्रीडम पार्टी किस देश की पार्टी है? बगल में श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका हो जाएगा। और श्रीलंका स्वतंत्र कब हुआ था? 4 फरवरी 1948। और अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ था? 4 जुलाई 1776 को हुआ था स्वतंत्र, ठीक है। 1776 में स्वतंत्र हुआ था। 13 साल बाद संविधान लागू हुआ था 1789 में अमेरिका का। आगे आपको बताना है बाथ पार्टी किस देश की पार्टी है? तो बाथ पार्टी हो जाएगी इराक की हो जाएगी, सही है। आपको बताना है लेबर पार्टी और लिबरल पार्टी। तो ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा लेबर लिबरल, दोनों बोले हैं तो दोनों पार्टी जो है ये ऑस्ट्रेलिया की पार्टी है, ठीक है, लेबर लिबरल। और लेबर पार्टी की बात करें तो इजराइल का भी है, ठीक है। लेबर पार्टी कई जगह का है, हाँ हाँ इंग्लैंड में भी है। लिबरल पार्टी से दादा भाई नौरोजी नहीं चुनाव में, हाँ लिबरल डेमोक्रेट, ठीक है। लेबर पार्टी और एक कंजर्वेटिव पार्टी है, ये सभी इंग्लैंड में है, ठीक है। आगे आपको बताना है अवामी लीग और जातीय संसद, जातीय पार्टी। अवामी लीग और जातीय पार्टी किस देश की पार्टी है? बांग्लादेश की पार्टी है, सही है। आगे आपको बताना है हदास पार्टी किस देश की राजनीतिक दल? हदास पार्टी किस देश की राजनीतिक दल है? इजराइल का है। कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी किस देश का है? कांग्रेस का अमेरिका में। तो वो कांग्रेस क्या है अमेरिका में? अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस, ठीक है। हम अभी पूछे कांग्रेस पार्टी तो भारत होगा ना, जान के पूछ रहे थे। बताइए मुस्लिम लीग कहाँ की पार्टी है? पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का है, ठीक है। और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी तो पाकिस्तान हो। आगे बताइएगा यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल, यूपी किस देश का जो है समाचार एजेंसी है? कल भी बताए थे, यूपी अमेरिका यानी यूएसए का हो जाएगा, सही है। और एसोसिएटेड प्रेस जो है यानी एपी कहाँ का होगा? अमेरिका का ही हो जाएगा। तो रूस का जो है क्या क्या है? तो तास और नवोस्सी। रूस का जो है तास, नवोस्सी किस देश का समाचार एजेंसी? रूस का है। मेना किस देश का है? मिस्र का। क्योडो जापान का हो जाएगा, सही है। और इथिम इजराइल का हो जाएगा। सिन्हुआ चीन का हो जाएगा, सही है। भारत का 4 पार्टी है, चारों का नाम बताना है। 4 समाचार पत्र, हाँ। और देखिए सुन लीजिए, UNI, देखिए UNI, इसके बाद PTI, यूनिवार्ता, भारत समाचार भारती, ये चारों पार्टी जो है भारत का आदि पार्टी कहते हैं समाचार एजेंसी। करंट लाइए थोड़ा सा पूछते हैं आज, लाइए सामान्य ज्ञान दर्पण है स्टार चंद्र वाला, लाइए उससे कुछ करवाते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा मिक्स में। यही पूछे, कहीं से पूछते हैं। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है? इंडिका का जो पुस्तक है इंडिका, उसमें किया गया है। आपको बताना है कि मौर्य समाज को 7 भागों में किसके बारे में बांटा गया था,
ठीक है। मौर्य प्रांतों को जो है 7 भागों में बांटने का काम किसके द्वारा किया गया था? मेगास्थनीज के द्वारा ही किया गया था, और इसका भी वर्णन जो है इंडिका में मिलता है। आगे आपको बताना है दक्षिण भारत के जो है मंदिरों के आकर्षक द्वार को क्या कहा जाता है? गोपुरम कहा जाता है। और आपको ये बताना दक्षिण भारत के जो मंदिर निर्माण कला की जो कौन सी शैली थी? दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली थी। चलिए याद रहेगा, आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं है। द से दक्षिण, द से द्रविड़, ऊपर में उत्तर नागर शैली होता है, और बीच जिसको बीच बोलते ब से बीच यानी मध्य भारत, ब से बीच, ब से बेसर शैली। ध्यान रखिएगा तीनों शैली को, ठीक है। उत्तर में नागर शैली, ठीक है। ऊन याद रहेगा ना, ऊन से उत्तर, ऊ से उत्तर, और नौ से नागर शैली, ठीक है। बचा मध्य में यदि बात करते ब से बेसर, ब से बीच में, तो बेसर शैली हो जाएगा, और द से दक्षिण, द से द्रविड़ शैली, यानी दक्षिण भारत में जो कैसी शैली थी? द्रविड़ शैली थी। आगे आपको बताना है गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। और आपको ये बताना है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद के कैवें मंडल में मिलता है? नहीं, कहाँ कितना कंफ्यूज करते हैं। ऋग्वेद के 3रे मंडल में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख है, और 9वें मंडल में सूर्य देवता सोम को, ठीक है। तो 3रा 9वां अलग है। और 10वें मंडल की यदि बात की, 10वें मंडल में जो वर्ण व्यवसाय के बारे में, वर्ण व्यवसाय के बारे में जानकारी ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है, ठीक है। इसके तरफ से 7वां मंडल में किस देवता को मिलता है? तो वरुण को, 8वां में इंद्र को, 9वां में सोम को, 3रा गायत्री मंत्र, ठीक है। ठीक है, वरुण, ये हम क्या बताए आपको? हाँ, 7, 8, 9। 7वां बताए आपको वरुण को, 8वां इंद्र को, 9वां सोम को, 10वां वर्ण व्यवसाय, 3रा सूर्य गायत्री मंत्र हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको बताना है वह प्रथम सुल्तान यानी मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को, राजाओं के ईश्वरीय अधिकार के सिद्धांत को जो है प्रतिपादित करने का काम किया था। इसे दूसरी भाषा में दैवीय अधिकार के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो बलबन था। यानी बलबन का कहना था कि जो राजा जो होता है ये इस देवता के समान होता है, कहने का मतलब ईश्वर का अवतार है। ये बलबन के द्वारा कहा गया था। और बलबन के द्वारा जो है सिजदा एवं तबोस प्रथा को जो है शुरुआत बलबन के द्वारा किया गया था। और बलबन के द्वारा ही जो है लौह एवं रक्त की नीति, जिसको बोला जाता है अपने विरोधियों के प्रति जो है बलबन के द्वारा लौह एवं रक्त की नीति को लागू किया गया था बलबन के द्वारा, ठीक है। इसके साथ जो है बलबन 1266 में जो है गद्दी पे बैठता है। और बलबन का दामाद होता है नासरुद्दीन महमूद, ठीक है। और ये नासरुद्दीन जो था, जो टोपी सीकर जीवन निर्वाह करने वाला प्रथम दिल्ली सल्तनत का शासक था। ये पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करते थे? वो नासरुद्दीन थे, ठीक है। और बलबन के द्वारा ही जो है तुर्क ए चहलगानी, जो तुर्क 40 सरदारों का दल था जिसको विनाश करने का काम जो है बलबन के द्वारा ही किया गया था। और तुर्क ए चहलगानी का गठन किसके द्वारा किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, ठीक है, जो 40 तुर्क सरदारों का दल था। आज क्या हुआ? क्या? नवरोज उत्सव जो है पारसी धर्म का जो उत्सव है नवरोज उत्सव को शुरू करने वाला जो है ये बलबन ही था, ठीक है। होता है कुछ, कितना भी चाहेंगे ना बिना देखे छूट जाता ही है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन इतना जान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप इतना बात बलबन के बारे में जानते हैं, ये कम फैक्ट नहीं हुआ, ये समझ लीजिए कम फैक्ट नहीं हुआ। आगे बताना है आपको किस सिख गुरु ने जो है फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है फारसी भाषा में जफरनामा लिखा गया था, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के क्यावें गुरु थे? तो सिखों के जो है 10वें गुरु थे। और गुरु गोविंद सिंह जो है यानी 1699 में एक पंथ का स्थापना किए थे जिसका नाम खालसा पंथ का स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही किया गया था। और सिखों के 10वें गुरु यानी अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और बाद में आगे चल के जो है अभी जस्ट बताए हैं किस पुस्तक को जो है गुरु पद घोषित कर दिए थे? पुस्तक, ठीक है जी, जफरनामा को ही ना, नहीं एक है कोई पुस्तक, कोई पुस्तक है जिस गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। गुरु ग्रंथ साहिब को जो है जिसके संकलन करता अर्जुन देव है, जो सिखों के 5वें गुरु है, ठीक है, 5वें गुरु है। उस पुस्तक को जो है
जो गुरु पद जो है घोषित कर दिया गया था। इससे पहले बताना है सिखों के 10 गुरु है, तो पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। और गुरु नानक के द्वारा जो है एक व्यवस्था शुरू किया गया था, जिस व्यवस्था का नाम बताना है। व्यवस्था लंगर व्यवस्था को शुरू करने की बात जो है वो गुरु नानक के द्वारा, और लंगर व्यवस्था को अस्थायी बनाने का काम जो है गुरु अंगद के द्वारा किया गया था, जो सिखों के कैमा गुरु थे, दूसरे गुरु थे। और गुरु अंगद को जो है प्रारंभिक नाम लहना के नाम से जानते थे। गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम क्या था? लहना था। ये सिखों के कैमे गुरु थे? दूसरे गुरु थे। आगे तीसरे गुरु कौन थे सिखों? गुरु अमरदास हो जाएंगे सिखों के तीसरे गुरु अमरदास। और इन्हीं की बेटी थी बीबी भानी, और बीबी भानी को जो है अकबर के द्वारा जो है 500 बीघा जमीन दान में दिया गया था। और इसी जमीन में जो है आगे चल के जो है रामदास के द्वारा जो है अमृतसर शहर का नींव रखा गया था। और गुरु रामदास जो है सिखों के कैमे गुरु थे? चौथे गुरु थे। और आगे चल के सिखों के 5वें गुरु कौन बने हैं? गुरु अर्जुन देव। और अर्जुन देव के द्वारा जो है किनको फांसी दिया गया था? किनके द्वारा दिया गया था? तो जहांगीर के द्वारा जो है गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दिया गया था, जो कि जहांगीर के पुत्र जो है खुसरो को सहायता करने के कारण जो है इनको फांसी दे दिया गया। इसके साथ साथ जो है गुरु ग्रंथ साहिब के संकलनकर्ता कौन है? गुरु अर्जुन देव। इसके बाद जो है सिखों के 6ठे गुरु कौन होते हैं? तो गुरु हरगोविंद। सुनिए, हरगोविंद, हरराय, हरकिशन, ठीक है। गुरु तेग बहादुर और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। देखिए एक टर्म में आसानी से 10 गुरु के बारे में जितना आप लुसेंट है पढ़ेंगे, पढ़ने में जितना समय लगेगा ना, आप समझिए 10 मिनट शांति से सुन लीजिएगा ना, पढ़ के नहीं समझ सकते लेकिन याद हो जाएगा, ठीक है। और अभी 10 का 10 गुरु सभी लोग बोलिएगा कैसे, ये भी हम करके बताते हैं। अभी 5वें गुरु तक तो हो गया। 6ठे गुरु की बात किए, कौन हो गया 6ठे गुरु? गुरु हरगोविंद। और हरगोविंद जी जो क्या थे, तो 5वें गुरु को देखा कि जो है मुगलों के यानी काफी दुष्टता चलता था, तो 5वें गुरु की हत्या कर देने के कारण जो है गुरु हरगोविंद के द्वारा क्या किया गया? अकाल तख्त का निर्माण किया गया। और अकाल तख्त का मतलब भी समझ सकते हैं, जिस समय कोई अकाल आए हम तख्त पे चढ़ जाएंगे, उसे जो है ईश्वर के सिंहासन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। हाँ, ताकि हमें कोई मार ना सके, ठीक है। और इसके साथ साथ जो दरबार में नगारा बजाने की परंपरा जो है किस गुरु के द्वारा शुरू किया गया था? गुरु हरगोविंद के द्वारा ही शुरू किया गया था। और ये किस लिए नगारा? आप समझ सकते हैं, जिस समय कोई भी खतरा हो उसका संकेत के लिए, ठीक है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है, ये 6ठे गुरु कौन हो गए? हरगोविंद। हरगोविंद के बाद गुरु आते हैं हरराय, ठीक है, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है हरराय। हरराय के बाद आते हैं 8वें गुरु हरकिशन। और हरकिशन के बारे में कहा जाता है कि अल्प आयु में यानी अल्प वयस की स्थिति में ही इनकी मृत्यु हो जाती है, जो एक बीमारी जो कि चेचक के कारण जो है इनकी मृत्यु होती है। हरराय हो गया, हरकिशन हो गए। और हरकिशन के बाद सिखों के 9वें गुरु कौन हो गए? तेग बहादुर। और तेग बहादुर को फांसी देने का काम कौन कर दिया? औरंगजेब के द्वारा किया गया था। और औरंगजेब को क्या कहा जाता है इतिहास में? जिंदा पीर के नाम से जाता है, जिंदा पीर के नाम से जाता है। और औरंगजेब जो है संगीत पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शासक था औरंगजेब। और ये भी पूछा जाता है कि सर्वाधिक संगीत पर पुस्तक किसके शासन काल में लिखा गया था? तो औरंगजेब के साथ, क्योंकि गाना जब गाना अलाउ नहीं है तो क्या करेगा, लोग लिखने से लगने लगा। तो सर्वाधिक संगीत पर पुस्तक जो है किसके काल में? औरंगजेब के काल में जो है लिखा गया था। इसके आगे सिखों के जो है 10वें गुरु कौन हो गए? गुरु गोविंद सिंह। और इनका जन्म कब हुआ था? 1666 में जन्म हुआ था। कहाँ में हुआ था? तो पटना साहिब में जन्म हुआ था, सही है। और 1699 में जो है खालसा पंथ का स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। तो इतना ये सिखों के 10 गुरु थे। अब 10 को याद कैसे करेंगे, एक शॉर्ट बाय में ये समझिएगा। सबसे पहला गुरु गुरु नानक, दूसरा अंगद, तीसरा अमरदास, चौथा रामदास, 5वां अर्जुन देव, 6ठा हरगोविंद, 7वां हरराय, 8वां हरकिशन और 9वां तेग बहादुर, 10वां गुरु गोविंद सिंह। देखिए कुछ नहीं, बर्डन नहीं लेना है, इस चीज को आप आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। और एक बार कोशिश करिएगा जाके शाम रात में जो सोने से पहले सोच लीजिएगा 10 गुरु का नाम, जान लीजिए। ये सब पूछा जाता है आपके सेट में, अभी तक में आया होगा, नहीं तो आगे जरूर आएगा, ठीक है। आगे आपको बताना है किस संधि के अंतर्गत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्रदान की गई थी? किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्रदान की गई थी? कब? इलाहाबाद की संधि, बिल्कुल सही है। जो कब हुआ था? 1765 में हुआ था। 1700, हाँ, जो कि 2 संधि हुआ था, एक इलाहाबाद की प्रथम संधि, दूसरा संधि। तो प्रथम संधि हुआ था जो 12 अगस्त 1765 को, और दूसरी संधि 4 दिन बाद था, 16 अगस्त 1765 को हुआ था, ठीक है।
आगे आपको बताना महात्मा गांधी को जो है अर्धनग्न फकीर जो है किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल के द्वारा महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा गया था। और इसके साथ साथ आपको ये बताना है कि महात्मा गांधी को राजनीतिक बच्चा किसने कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महात्मा गांधी को राजनीतिक बच्चा किसके द्वारा कहा गया था? तो आप जानते हैं कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट के द्वारा जो है महात्मा गांधी को राजनीतिक बच्चा के रूप में कहा गया था। ठीक है सब। फ्रैंक मॉरिस भी बोले थे ना। फ्रैंक मॉरिस सुन लीजिए, आपको विंस्टन चर्चिल और फ्रैंक मॉरिस के द्वारा जो है महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा गया था। और ये स्थिति कब क्रिएट था? तो जब जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लेने गए थे, तो वहां पे जो है यानी जो कहाँ पे हुआ था ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन? हाँ, इंग्लैंड लंदन में हुआ था ना। ठीक है, जो कि किस जहाज से गए थे? तो एसएस राजपूताना जहाज से गए थे। और इसमें क्या हुआ था, एक साइड से महात्मा गांधी सीढ़ी से चढ़ रहे थे, दूसरे साइड से जो विंस्टन चर्चिल और फ्रैंक मॉरिस चढ़ रहा था। उसी समय दोनों का भेंट हो जाता है। कहता है देखो वह राजनीतिक बच्चा जा रहा है, राजनीतिक क्या कहते हैं, अर्धनग्न फकीर जा रहा है, अर्धनग्न फकीर जा रहा है, क्योंकि वही आधा धोती पहने हुए थे आधा ओढ़े हुए थे, इसलिए अर्धनग्न फकीर के रूप में संबोधित किया गया था। किसके द्वारा? तो विंस्टन चर्चिल, फ्रैंक मॉरिस। दोनों का नाम रहेगा, दोनों होगा, नहीं तो एगो कौन होगा, एगो आंसर होगा। क्या हुआ? नहीं तो हम बेइज्जती करना हुआ, आप क्या कर मतलब संबोधित कहने का मतलब ये आप उस चीज को पढ़ रहे हैं ना, जान रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात। क्या हुआ? एक बात आपको बताते हैं, आपको हम भारत में, अच्छा एक चीज पहले समझिए आप, पहले आप थोड़ा सा समझने वाली बात है। जितने भी अंग्रेज यहाँ भारत पे शासन जो कर रहे थे, सभी लोग को ये जान लीजिए कि टूटी फूटी हिंदी भी आता था। अगर आपको वो लैंग्वेज नहीं आएगा तो आप कभी वहां रह नहीं पाइएगा, तो शासन कैसे कर पाइएगा? तो सीधा सीधा वो नीति होता है, एक नीति होता है। ठीक है, उस नीति के तहत जो धीरे धीरे टूटी फूटी हिंदी सब बोलता है। आप देखिए ना, सिनेमा मूवी निकाल के देखिए, उसमें पता चलता है आपको। ठीक है, जो धरातल पे रहता है ना वो जानता है, लेकिन जो अपर रहते हैं हायर पोस्ट पे वो बहुत कम जानता है। वो बहुत जानने वाला, वो फिर वो ट्रांसलेटर का यूज करते हैं। देखिए अब हम बताते, अब तो कहिएगा ऐसे कहने के लिए, अभी आप हाल की बात बताते हैं। ठीक है, ऐसे तो देखिए सोशल साइट पे चला जाता है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है बोलने में, नहीं तो सारी बात बताते हैं। हाल ही की बात है, अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, आप देखिए कर्नाटक जाते हैं ना, कन्नड़ भाषा बोलने लग जाते हैं। आप समझ लीजिए, और कुछ वर्ड का ही यूज करते हैं, सब वर्ड पूरा नहीं बोलते हैं, कुछ वर्ड का ही यूज करते हैं कन्नड़ में, ताकि वहाँ के लोगों को खुश करने के लिए। यहीं पे समस्तीपुर में, ठीक है, मतलब ये नहीं को मिथिला के धरती के नमन करे। हाँ, अब यही आए तो मिथिला के वही चीज है, मिथिला की धरती के नमन करे। तो आप वो जानते हैं, आप हमको आप सीधा सीधा समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट है, मार्केटिंग का रूल है। ठीक है, आप जानते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष कहावत जानते हैं ना, सेम चीज ये अप्लाई होता है। तो आप जहां भी जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, लोगों को प्रभावित, आप अपनापन दिखाइएगा तब ना प्रभावित होगा लोग, अपनापन दिखाना पड़ता है। एनी बेसेंट राजनीतिक बच्चा। चलिए आगे आइएगा। अभी देखिए तो जितना भी क्वेश्चन हम करवाए हैं ना, इस सेट ऐसे पलटे हैं, इसमें विविध दिया हुआ है ना। विविध में क्या है? भारतीय राज्य व्यवस्था एवं जो है संविधान। इससे जितना भी प्रश्न है, एक को प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो इस 10 दिन के अंदर हम नहीं करवाए। ठीक है, अब एक पहला प्रश्न बोलते हैं, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। कई दिन बोल चुके हैं। आगे बताना है, भारत के जो है संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष बोल रहे हैं, वो BR अम्बेडकर जो थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। और संविधान सभा के, यानी देखिए इसमें अस्थाई और अस्थाई नहीं लगा हुआ है, तो हम अस्थाई अध्यक्ष को हम सम्मान के चलेंगे। तो भारत के संविधान को बनाने के लिए जो है गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। थोड़ा सा भाषा को समझना पड़ेगा। ठीक है, आगे तीसरा प्रश्न है, भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? कल ही डिस्कशन करवाए हैं हम, कल ही करवाए है ना। तो तीनों सेना के प्रधान कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। आगे है, भारत में जो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश, जो 1953 में गठित हुआ था, 1 अक्टूबर 1953, इसके बारे में बताए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 28वां राज्य कौन था? राज्य के बारे में 28वां राज्य झारखंड में होगा, झारखंड होगा। देखिए सुन लीजिए, 36 उत्तरा झारखंड में, आप 36 सुन लीजिए, 36 किसी व्यक्ति का नाम है, 36 उत्तरा झारखंड में, छत्तीसगढ़, उत्तरा कहाँ मतलब उत्तराखंड, और झारखंड यानी झारखंड में। समझ रहे तीनों, जो कि कब है? 1 नवंबर 9 नवंबर 15 नवंबर।
ठीक है, ये डेट का भी क्रम है, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आप इसमें ये भी समझ सकते हैं, बहुत सारे लोग को लगता है क्या है कि छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड ये सभी का स्थापना 2000 में हुआ है। अब पता ही नहीं चलता है कौन 28वां राज्य होगा, नहीं पता ही नहीं चलता कौन 28वां राज्य होगा। और डेट में भी कभी कभी कंफ्यूजन होता है 1-9-15 में। तो एक क्रम में याद रखिएगा 1-9-15 36 उत्तरा झारखंड, ठीक है। तो 28वां राज्य कौन सा हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। अगला बताना है आपको, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आगे बताना, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? हिंदी को राजभाषा आप लोग को हम बताए थे, भाग 17 के बारे में बताए थे। भाग 17 में राजभाषा के बारे में चर्चा किया गया है और अनुच्छेद 343 से 351 तक बताए थे ना, 343 से 351। तो हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया अनुच्छेद 343 में किया गया है, ठीक है। आगे बताना है आपको, किसके अंतर्गत जो है भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था? कल भी बताए थे हम इसको, 1773 के रेवती एक्ट के तहत 1774 में। अगला क्वेश्चन है, जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है, तो इस स्थिति में किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार पर प्रभावित हो रहा है, तब न्यायालय के द्वारा कौन सा आदेश जारी किया जाता है? धर्मादेश। इस बात को बढ़िया से हम समझाए थे ना, जब किसी व्यक्ति का अधिकार का हनन होता है उस स्थिति में न्यायालय के द्वारा जो है किसी अधिकारी को कौन सा आदेश जारी किया जाता है? यानी रिट। तो परमादेश रिट जो है जारी किया जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। और हाईकोर्ट किसके तहत? 226 के तहत जो है हाईकोर्ट रिट जारी करता है। आगे आपको बताना है, अल्पसंख्यकों को जो है अपनी शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? अल्पसंख्यक क्या है? अल्पसंख्यक को शिक्षण संस्थान बोल रहे हैं हम। तो अल्पसंख्यक के लिए जो है 29-30 है। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण जो है 29 में है। और अल्पसंख्यक वर्ग आपको बताए थे कि अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षण संस्थान का स्थापना कर सकता है अनुच्छेद 30 के तहत, ठीक है। ये अब देखिए, जितना क्वेश्चन इसमें 10-12 क्वेश्चन दिया हुआ था, क्या सबका सब बताए हुए थे ना? बताते हैं आपको स्टार्टिंग, अब बस सिर्फ इतना ही है। आप नहीं कुछ तो कम से कम पॉलिटी में जितना दिया हुआ है ना, इस चीज को बीच वाला खोद के पूरा पढ़िएगा तो आपको एक क्वेश्चन नया नहीं मिलेगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन नया मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे करके आप टॉपिक वाइज जो है थोड़ा सा कमांड करिए। 10 दिन हम जानते हैं इंडियन पॉलिटी को पढ़ाने में, हर जगह की बात यदि करें तो टीचर को कम से कम 2 महीना लगता है, कम से कम 2 महीना, ठीक है। मतलब बता रहे हैं, कम से कम 2 महीना लगता है, जो कि 10 दिन काफी है, ठीक है। क्योंकि हमें जरूरत का चीज पढ़ना, विद्वान तो बनना नहीं है, और एग्जाम में जो पूछता है वही चीज पढ़ना है। क्या अभी सेट बना रहे हैं इंडियन पॉलिटी? अब देखे हुए ना, पॉलिटी जो भी क्वेश्चन आता है सब लगता है या तो सुने हुए हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं पढ़े हैं, लेकिन भले ही नहीं ऑप्शन से छाट दिए ना। अब नहीं ऑप्शन से कीजिएगा तो खाली पढ़ने से नहीं ना होगा। चलिए ये हो गया, क्या हुआ? छोड़ दे, पॉलिटी का क्वेश्चन जल्दी नहीं छूटता है ना। एक समय बता, 6 बता दे, ठीक है। एक समय क्या हुआ? छोड़ दे, अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है, छोड़ देते हैं उसको। ऑफ करिए, तो वहां पे हैंड दीजिए, तो ऑफ करिए। नहीं रेड वाला मिला नहीं।